हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर थर्ड क्लास। प्रैक्टिस की तीसरी क्लास हम कर रहे हैं और दो क्लासेस में हमने 60 क्वेश्चन हमने अब तक कवर किए हैं। आज बचे हुए 40 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और मुझे लगता है अब ब्रीफ देने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले दो वीडियोस में आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखी हैं तो बिल्कुल देख लो, पहली और दूसरी। तीसरी वीडियो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं, सीधे सीधे फाइनल करेंगे। अगर ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर अगले कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेट के, ठीक है। हालांकि मैं एक चीज़ में केवल बता सकता हूँ आपको कि भाई हम 10 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की। रीज़न ये है कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और मुझे लगता है 100 मार्क्स का ही आपका एग्ज़ाम है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। 2024 की बात कर रहा हूँ, अभी मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, ठीक है। चलो 61 देखो, है ना। 61 देखो, ओवर एंड अबव होता है। ओवर एंड अबव बीइंग हार्ड वर्किंग ही इज थोरली ऑनेस्ट। कि ओवर एंड अबव देखो, ये तो फिक्स्ड फ्रेज है जो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, कोई और दूसरा आपके पास समाधान है नहीं, ओवर एंड अबव ही होता है। बाकी मैं मीनिंग बता देता हूँ। ओवर एंड अबव का मीनिंग होता है इन एडिशन टू। इन इन एडिशन टू ओवर एंड अबव होता है इन एडिशन टू बीइंग हार्ड वर्किंग। बोले हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ ही इज थोरली ऑनेस्ट, कि भाई वो बहुत ज़्यादा ईमानदार भी है हार्ड वर्किंग के साथ साथ। तो ओवर एंड अबव होता है, आपको पता होना चाहिए। 61 का ए फॉर एप्पल बनेगा। नेक्स्ट देखो, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। एम्पलीफाई क्या होता है? टू इंक्रीज। यार कौन सा पेन ले रखा है हमने, एक सेकेंड रुकना गाइस। एम्पलीफाई होता है क्या? टू, इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आती मेरी, लिखता भी तो साफ हूँ मैं, इसका भी तो कोई ईमानदार वो नहीं है इलाज। टू इंक्रीज, ठीक है। अब हमें एंटोनियम देखना तो उल्टा देखना है ना, मतलब घटाने की बात करनी है, ठीक है। देखो एनरिच का मतलब टू इम्प्रूव से निकलता है, ये इंक्रीज हो गया। एनरिच करना मतलब टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग एनरिच हो गया। डिसलाइक हो गया नापसंद करना। लेसन मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को, और आपको पता है एम्पलीफाई होता है बढ़ाना, और बढ़ाने का अपोजिट होगा कम करना, ठीक है। और एग्जैगरेट भी होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। एग्जैगरेट होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है दो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, एक तो ओवर एंड अबव, और एम्पलीफाई का जो अपोजिट बनेगा वो लेसन बनेगा किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर से इनडायरेक्ट स्पीच है। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 में 10 क्वेश्चन जो हैं आपके नरेशन के आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके वॉइस के आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन नरेशन के, 10 क्वेश्चन वॉइस के। तो सोचो 20% एग्जाम जो हमारा किसका ही है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही है। और आपके यहाँ भी बहुत आएंगे, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। मतलब मैं 20 नहीं कह रहा, तो 15 से 20 क्वेश्चन मान के चलो। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यार। एक्टिव पैसिव से बहुत कुछ पता चलता है, आपकी टेंस की नॉलेज पता चलती है, आपकी वर्ब की नॉलेज पता चलती है, बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। तो यही है, दोनों जो चैप्टर हैं लगभग 20% पोर्शन कवर करेंगे, ध्यान रखना। बाकी हैव फिनिश्ड है, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हैव फिनिश्ड का चेंज होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ हैज़ आया गलत, यहाँ वुड आया गलत, यहाँ हैड फिनिश्ड नहीं है, हैड के साथ टू आ गया गलत। केवल एक ऑप्शन बचा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डी फॉर डॉग, या फिर चौथा ऑप्शन जिसको आप कह सकते हैं, यही हमारा आंसर बनेगा। और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। 64 देखो, ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन। भाई एक बात बताओ, अगर तुमने क्लेवरेस्ट कह दिया, सुपरलेटिव ईएसटी लगाकर बना दी, तो अलग से मोस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है? जब क्लेवरेस्ट बन गया ईएसटी लग के, तो मोस्ट क्यों लगाओगे? बस इतना ही ध्यान रखो, ही वॉज द क्लेवरेस्ट, ही वॉज द क्लेवरेस्ट। नेक्स्ट देखो, ईडियम दे रखा है आपको, टू गेट विंड ऑफ। टू गेट विंड ऑफ मतलब गेट मतलब पाना, विंड मतलब हवा, मतलब हवा के थ्रू आपने कोई चीज़ पा ली है। अब क्या देख रहे हो,
मीनिंग क्या निकलेगा? हवा की, अब देखो ये शाब्दिक अर्थ मत निकालना हवा की तरह कुछ पा लिया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इस चीज़ को इस तरीके से दिमाग में रख सकते हो, नथिंग एल्स। क्या? टू हियर अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट समवन वॉज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को सुन लेना, टू गेट विंड ऑफ उड़ते उड़ते एक ऐसी खबर आपके पास तक आ गई, दैट समवन वॉज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट, जो कोई व्यक्ति सीक्रेट रखना चाहता था। 66 देखो, यू हैव सेड दैट एज ही took money from you many times, he owes you 5,000 rupees altogether. altogether नहीं, चेंज करके लिखेंगे क्या? आंसर तो हमारा कौन सा हो गया? डी फॉर डॉग हो गया मुझे लगता है। ऑल टुगेदर किस में आया है? ये आया, सेकंड वाला बनेगा। समझे? देख लेना, उल्टा सीधा कर रखा है इन्होंने, सेकंड वाला बनेगा। आंसर तो ये हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ डिफरेंस की भाई। देखो जो ऑल टुगेदर होता है जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये ए एल और साथ में टुगेदर लिखा गया है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। मीनिंग होता है किससे? कंप्लीटली से। एक होता है ऑल टुगेदर जो हम बीच में स्पेस देके लिखते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एक होता है ऑल टुगेदर, ऑल मतलब एवरीवन, ठीक है, सभी की बात चल रही है, और टुगेदर मतलब साथ में। इसका शाब्दिक मीनिंग ही निकलेगा, ऑल मतलब एवरीवन और टुगेदर का मतलब टुगेदर ही है, एवरीवन टुगेदर, ठीक है। तो अब तुम देखो क्या कहना चाह रहे हो। कह रहे ही ओज यू 5,000 रुपीज़ कंप्लीटली, है ना। यस, ऑल, जैसे कंप्लीटली का मीनिंग नहीं निकल रहा, तुम्हें लग रहा है तुम ऐसा रख लो, ऑल थिंग्स कंसीडर्ड। सारी चीज़ें देखभाल के जब आपको कहना है, तब आप ऑल टुगेदर का यूज़ करेंगे। अब ये मीनिंग देखो किसका मीनिंग है, एवरीवन टुगेदर का मीनिंग है, या फिर ऑल थिंग्स कंसीडर्ड का मीनिंग है। यू हैव सेड दैट एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मैनी टाइम्स, तुम जैसे कि तुमने कहा है उसने कई बार तुमसे पैसे लिए हैं। ही ओज यू, वो जो है तुम्हें जो है देगा, कितने रुपए देगा कुल मिलाकर? 5,000 रुपीज़ देगा, है ना। कितने रुपए देगा? 5,000 रुपीज़ देगा। तो यहाँ पर मीनिंग किसका है? एवरीवन टुगेदर, सबको साथ लेके चलना चाह रहे हो, राम श्याम सीता गीता अमन अक्षय सबको, या फिर सारी चीज़ें एक साथ कंसीडर करके, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी बार उसने उधार ले लिया, सारे के सारे उधार एक साथ लगाने के बाद, कंप्लीटली ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, ऑल द मनी ही हैज़ टेकन फ्रॉम यू, जितने भी पैसे उसने तुमसे लिए हैं वो सब के सब एक साथ कंसीडर करें तब जाके तो मीनिंग निकलेगा किसका? ऑल टुगेदर का। आंसर हमारा ये बनेगा, ठीक है। ऑल टुगेदर नहीं, इसीलिए मैंने कहा इसको काट लेना, और इसको काट के क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा, ठीक है, ऑल टुगेदर। आपको एडवर्ब की क्लास में पढ़ाया है, याद करना, ठीक है। एडवर्ब की क्लास में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है, आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लो। नेक्स्ट देखो 67 देखो, 67 कहता है वेंकुश। वेंकुश किसी को हरा देने से है, टू डिफीट समबडी। वेंकुश क्या होता है? टू डिफीट समबडी, टू डिफीट समवन, टू डिफीट समबडी। अच्छा ठीक है, सिनोनियम पूछा, सेम शब्द ढूंढना है ना। कॉनकर, कॉनकर मतलब होता है विजय प्राप्त करना, टू विन, है ना। टू डिफीट मतलब हरा देना, टू विन मतलब जीत जाना, एक ही बात है, ठीक है। डेस्क्राइब समझते हो, डेस्क्राइब मतलब वर्णन करना, वेरीफाई भी समझते होंगे, और क्वांटिफाई, ठीक है। क्वांटिफाई क्वांट से बना है, डेस्क्राइब समथिंग इन नंबर्स। क्वांटिफाई क्या होता है? टू डेस्क्राइब समथिंग इन नंबर्स। टू डेस्क्राइब समथिंग इन नंबर्स। नेक्स्ट देखो द मैच्योर। अच्छा, अमैच्योर का क्या पूछा है? एंटोनियम पूछा है। अमैच्योर होता है बच्चे नो सिखवा, समझे, हिंदी में कहते हैं नो सिखवा, या ऐसा कहो कि जिसको कोई अनुभव नहीं हो, है ना, विद नो एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपको क्या पूछना है? एंटोनियम पूछना है। भाई असिस्टेंट होता है तो असिस्टेंट के पास एक्सपीरियंस तो होता ही है, और अपोजिट देखना है आपको, विद नो एक्सपीरियंस और जिसके पास एक्सपीरियंस हो। परफेक्ट तो होता है जिसमें कोई कमी नहीं है। शेफ़ भाई अपना खाने वाला शेफ़ हो गया, खाना वाना बनाता है। प्रोफेशनल, क्या आंसर बनेगा? प्रोफेशनल, समझे।
प्रोफेशनल सबसे बेहतर शब्द बनेगा, क्योंकि देखो प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल वो होता है जिसको बहुत एक्सपीरियंस होता है। कोई कोई व्यक्ति प्रोफेशनल कब कहलाएगा? जब उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना यही कारण है कि फोर्थ हम आंसर बनाएंगे। नेक्स्ट देखो, इग्नोरमस। इग्नोरमस देखो, इग्नोरमस को आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा, इग्नोरमस इग्नोर से बना है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? इग्नोरमस किससे बना? इग्नोर से। और इग्नोर किसको करते हैं? इग्नोर करते हैं अज्ञानी को, जिसको ज्ञान न हो। ठीक है, जिसको ज्ञान न हो, उसका सिनोनियम पूछा है आपसे, सेम वर्ड क्या है? देख लो भाई, सेम वर्ड क्या बनेगा? अज्ञानी के लिए क्या बनेगा? कॉशियस होता है चौकन्ना होना। ठीक है, कॉशियस क्या होता है? चौकन्ना होना, बिल्कुल एकदम तुम एकदम एक्टिव हो एक तरीके से, कि कहीं कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। प्लेफुल, डिसाइडफुल, डिसाइड बनाए धोखे से, है ना? तो डिसाइडफुल होगा धोखेबाजी भरा। ठीक है, प्लेफुल, अब प्लेफुल प्ले से बना है। कॉशियस चौकन्ना हो गया, क्या बचा? स्टूपिड बचा। स्टूपिड ही सिनोनियम है इसका, स्टूपिड ही क्या है? सिनोनियम है। नेक्स्ट देखो, इट बिकम्स अ नॉन फैक्ट दैट मोस्ट प्लेड टेक्नो म्यूजिक एट एवरी पार्टी। भाई देखो, आपसे पूछा कि एरर बता दो। यार मोस्ट अगर तुम कहीं लगा रहे हो तो गलती हो जाएगी ना। मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, सेंटेंस में जो बात हुई है वो पॉजिटिव डिग्री में बात हुई है। ठीक है, नहीं? आप क्या कहना चाह रहे हो? इट बिकम अ नॉन फैक्ट, ये बात सबको पता है, दैट दे मोस्ट प्ले टेक्नो म्यूजिक एट एवरी पार्टी, कि वो लोग जो हैं टेक्नो म्यूजिक बजाते हैं, अधिकतर टेक्नो म्यूजिक बजाते हैं सभी पार्टीज़ में। ठीक है, नहीं? तो अब आप देख लो क्या कहेंगे आप। मोस्ट तो नहीं आएगा कुल मिला के, समझे? क्योंकि मोस्ट तो कॉन्टेक्स्ट ही अलग कर देगा, मोस्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए, समझे? अब आप क्या कहोगे? इट बिकम अ नॉन फैक्ट दैट दे मोस्टली प्ले दे मोस्टली प्ले। अब तुम कहोगे सर मोस्ट से मोस्टली क्यों बनाया? मोस्ट से मोस्टली इसलिए आया बच्चे, म्यूजिक नाउन है। ठीक है, नहीं? टेक्नो उसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। प्ले आपकी वर्ब हो गई, और इस वर्ब का ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो, ठीक है, पूरा का पूरा क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अब आपको सर मोस्ट तो एडजेक्टिव, मोस्ट तो सुपरलेटिव बनाने के लिए आता है, बात तो ठीक है यार, लेकिन मोस्ट है तो, मोस्ट जो है तो एडजेक्टिव ही, और एडजेक्टिव प्लस एल एडवर्ब बनेगा। अब देखो, प्लेड वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा? एडवर्ब। और एडवर्ब है तो एडवर्ब मोस्ट होगा या मोस्टली? एडवर्ब होगा मोस्टली। दैट दे मोस्टली प्लेड टेक्नो म्यूजिक एट एवरी पार्टी। तो बेहतर है कि मोस्टली कर लो, मोस्ट हटा दो, चौथा वाला हमारा आंसर बन जाएगा, इसमें ही हमें चेंज करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलो भाई 70 क्वेश्चन हो गए। 70 के बाद नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रीहेंशन है। 30 क्वेश्चन आपका क्या है? कॉम्प्रीहेंशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें मुझे लगता है जो पेपर का जो पैटर्न है उसमें लगभग 15 नंबर के या 20 नंबर का जो होगा क्लोज टेस्ट होगा। देखो 5 क्वेश्चन तो ये हैं क्लोज टेस्ट के, 5 5 10, 5 15 और 15 5 20, 20 क्वेश्चन, समझे? 20 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के हैं। क्लोज टेस्ट आप समझते होंगे, जब फिल इन द ब्लैंक पूरा पैसेज होता है उसके बीच में जो गैप्स होते हैं आपको वो फिल करने होते हैं, उसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट के 2 क्वेश्चन बच्चा पैसेज के हैं। 90 के बाद, ये देखो 90 के बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, 90 के बाद जो भी क्वेश्चन है ये पूरा पैसेज है जो अपने को सॉल्व करना है। ये हमने टोटल पैसेज देख लिया कि 96 और 100, ये हमारा सो हो गया, क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। इसके बाद आपकी आंसर की है, आपको मिली जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है सर, अगर बात समझ में आ गई है तो हम फिर से आ जाते हैं वापस। देखो मैं बहुत आपको बेहतर अप्रोच देने की कोशिश करूंगा कि आप क्या कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं पैसेज और क्लोज टेस्ट में इस बात को लेके कि यार मेरे को ना, मेरी तो वोकेबलरी अच्छी नहीं है, मेरी तो वोकेबलरी अच्छी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो आएगा ही नहीं। बच्चे सोचते हैं कि यार मेरे को इस पैसेज में बहुत सारे शब्द हैं जो नहीं पता। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप कभी भी कोई पैसेज घर पे पढ़ रहे हो तो उस पैसेज को पहले तो सॉल्व करो, या क्लोज टेस्ट को पहले सॉल्व करो। जो भी पैसेज, जो भी क्लोज टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हो, पहले तो अपने आंसर लगाने की कोशिश करो कि जो आपके सामने 5 क्वेश्चन है। मैं आपको घर की अप्रोच दे रहा हूँ, एग्जाम की नहीं, फिलहाल मैं घर की बात कर रहा हूँ। जब आप घर पे बैठे हो, आप कोशिश करो कि वो जो भी पैसेज में क्लोज टेस्ट में 5 नंबर 10 नंबर का पैसेज क्लोज टेस्ट है, उसके पहले आंसर्स को बेहतर लगाने की कोशिश करो। सबसे पहला काम, पढ़ने के बाद आंसर्स लगाए, जो भी तुम्हें समझ में सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखा कितने हुए सही, 10 नंबर का था, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए। ठीक है, कोशिश करो बेहतर से बेहतर सॉल्व करने की, लेकिन बाद में जितने शब्द उसमें पैसेज में दे रखे हैं, क्लोज टेस्ट में दे रखे हैं, जिनकी वोकेबलरी, जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, तो अपने एंड से उनको सबको उतार लो। जो भी आपने कॉपी नोटबुक बना रखी होगी वोकेबलरी की, सब बच्चे लिखते हैं, अगर तुम नहीं लिख रहे हो तो तुम मूर्ख हो बच्चा। शब्दों को लिखना पड़ेगा अपने पेन के नीचे, समझे? हाथ से निकालने पड़ेंगे शब्द कहीं कहीं बार, तब जाके याद होते हैं।
तो अगर आप लिख रहे हो तो उनको सबको लिखो, वहीं पे कहीं ऐड कर लो कि एक मेरे पास मैंने पैसेज पढ़ा, इसमें 10 शब्द आए, वही 10 शब्द अपनी वोकेबलरी में ऐड कर लो। मैं तो अपने टाइम में यही किया करता था, समझे, मैं तो अपने टाइम में यही चीज़ें किया करता था। तो वही 10 चीज़ें आपने ऐड कर ली, 10-15 चीज़ें, जो भी आपके पैसेज क्लोजर्स में वोकेबलरी आई। ऐसे करते करते जितनी बार तुम पैसेज क्लोजर सोल्व करोगे, कुछ ना कुछ वोकेबलरी बढ़ेगी, और उसको ध्यान रखना। लेकिन क्या आप ये, अगर मैं आपसे ये सवाल कहूँ कि क्या पैसेज क्लोज टेस्ट को करते हुए सारे के सारे शब्दों का मीनिंग पता होगा तभी काम चलेगा? नहीं, समझे, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे बहुत सी चीज़ों का मीनिंग नहीं पता होता लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन गलत कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं ठीक ही करूंगा, भले से ही मेरे को उसका मतलब या अर्थ ना पता हो। क्योंकि पैसेज में, क्लोज टेस्ट में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बिना अर्थ के भी क्लियर हो सकती हैं। पैसेज में ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई रोबोटिक्स वाली बात बता दी कि भैया तुम्हें तो रोबोट बनाना पड़ेगा, नहीं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको देख के आप जज कर सकते हो कि इसका मीनिंग नहीं भी पता तो अगली पिछली लाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा खास जरूरत नहीं होती कि आप सोचो सारा ही अर्थ का पता होना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात ये है, अप्रोच क्या होती है सॉल्व करने की। देखो जनरली क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास टाइम का देखना पड़ेगा, कितना टाइम है। मैं अपनी बात करूँ, देखो मुझे प्रैक्टिस हो गई काफ़ी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा अनुभव हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा आपका यही होना चाहिए अंदाजा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो पढ़ता चला जाता हूँ और मेरे को लगता चला जाता है, ठीक है। मैं पढ़ता चला गया और सॉल्व करता चला गया, मैं हाथों हाथ सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास पहला पॉइंट आया, मैंने पहले भी आंसर लगा दूंगा, अंदाजा लगा के कि हाँ ये आंसर बन सकता है, आगे चलता रहूँगा। अगर मुझे लगेगा आगे पढ़ते पढ़ते कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये वाली बात जो हुई है वो ऊपर से रिलेटेड है और ऊपर मैं गलती कराया, तो मैं वापस जाकर चेंज कर दूंगा। मेरा पैटर्न ये रहता है, मैं हाथों हाथ सॉल्व करता चलता हूँ। लेकिन जनरली देखो क्लोज टेस्ट की अप्रोच ये होती है ध्यान रखना, अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव एम्पल टाइम, ठीक है, प्रचुर मात्रा में आपके पास समय है, तो सबसे पहली अप्रोच है कि एक बार क्लोज टेस्ट देख लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रीडिंग स्किल्स आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए कि पढ़ना तो आए। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार नज़र मार लो, ज़्यादा नहीं तो बस एक बार नज़र मार लो। नज़र मारने में मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगी, 1 मिनट लग रही, मैं मान रहा हूँ। 1 मिनट में पूरे पूरे क्लोज टेस्ट पे नज़र मार लो एक बार। पैसेज पे नहीं, पैसेज का तो कॉन्सेप्ट ही रहेगा, मैं क्लोज टेस्ट की बात कर रहा हूँ। पूरे क्लोज टेस्ट पे एक बार, एक ऊपर से लेके नीचे तक नज़र मार लो कि हाँ क्या कह रहा है। अगर तुम एक बार देख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में बेसिक्स रहेगा कि हाँ किस टाइप की बात चल रही है, क्लोज टेस्ट में क्या क्या बात कही गई है, क्या क्या नहीं कही गई है। 1 मिनट मुश्किल से लगेगा, उसके बाद फिर तुम अटेम्प्ट करना शुरू करो। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में एक बार इमेज बनी होगी ना कि हाँ यार मैंने ये चीज़ पढ़ ली है, तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा सही ऑप्शन को चुनने में कि यार ये वाली बात हुई है, ऐसे हुआ है तो ऐसे होना चाहिए, ये हुआ है तो ये होना चाहिए, समझे। बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतर अप्रोच है, जब तक आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो जाए, हाथों हाथ लगाते हुए मत चलो। एक बार पहले पूरा पढ़ लो, उसको पढ़ने के बाद फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि हाँ अब मेरी बारी है अटेम्प्ट करने की, अब मैं अटेम्प्ट करता हूँ या करती हूँ, जो भी है, ठीक है। चलो बढ़िया, एक बार शुरू करते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, पैसेज अब हमारे पास क्लोज टेस्ट है 71 से 75, 71 से 75, 3 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, 2 अगले पेज पे हैं। आपसे लिखा है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ईच ब्लैंक, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो भाई, बात हो रही है अर्थक्वेक की, एक सेकंड रुकना गाइस। बात हो रही है अर्थक्वेक की। वो कह रहे हैं कि अर्थक्वेक रिप्रेजेंट अ हाईली कॉन्सिक्वेंशियल एंड पेरिलस कैटेगरी। अर्थक्वेक जो है रिप्रेजेंट करता है एक हाईली कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, जिसके बहुत कॉन्सिक्वेंट, जिसका परिणाम कुछ हो सकता है, जिसका बहुत ज़्यादा परिणाम निकलेगा। हाईली कॉन्सिक्वेंशियल मतलब जिसके बहुत ज़्यादा परिणाम निकलेंगे, अब निगेटिव ही निकलेगा अर्थक्वेक आएगा तो। एंड पेरिलस कैटेगरी, पेरिलस होता है खतरनाक, जोखिम भरा। पेरिलस क्या होता है, पेरिलस होता है जोखिम भरा, समझे, जिसमें जोखिम हो। अर्थक्वेक रिप्रेजेंट करता है कॉन्सिक्वेंशियल, जिसके बहुत कॉन्सिक्वेंट होंगे, जिसके कुछ ना कुछ नुकसान होंगे और कैसे नुकसान होंगे, पेरिलस कैटेगरी के नुकसान होंगे, बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा जोखिम भरे नुकसान होंगे। ऑफ डिजास्टर, ऑफ डिजास्टर। अब देखो डिजास्टर नाउन है और इस नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव रखना है। तो एक बात बताओ, नाउन से पहले एडजेक्टिव रखना है, नाउन से पहले क्या रखना है, एडजेक्टिव रखना है। पहले तो चेक कर लो चारों एडजेक्टिव हैं, अननेचुरल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, और देखो ए एल वाले जनरली एडजेक्टिव होते हैं और आई सी वाले तो होते ही एडजेक्टिव हैं जनरली लास्ट में, ठीक है, हैं सारे एडजेक्टिव ही। दूसरी बात, डिजास्टर, कैसी डिजास्टर है, कौन, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को डिजास्टर कहा गया ना, कि अर्थक्वेक जो है वो डिजास्टर है, जो अर्थक्वेक है डिजास्टर है, और कैसी डिजास्टर है वो बताना है। अब अर्थक्वेक कैसी डिजास्टर हो सोच के बताओ। अनरियलिस्टिक, अर्थक्वेक रियलिस्टिक नहीं होता यार, कैसी बात कर रहे हो, अर्थक्वेक रियलिस्टिक ही होता है। अननेचुरल, नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियल होता है अर्थक्वेक। यार अर्थक्वेक नेचुरल होता है, अर्थक्वेक कैसा होता है, नेचुरल।
प्राकृतिक ही तो है, तुम थोड़ी लिया है घर से कि मैं घर पे आज रात को बैठ के भूकंप भूकंप बना दूंगा घर पे, आज रात को अर्थक्वेक बना दूंगा, सुबह को सबके घर भेज दूंगा, पॉसिबल है? अरे अर्थक्वेक नेचुरल है यार, आर्टिफिशियल थोड़ी है, या अनरियलिस्टिक थोड़ी है, या फिर अननेचुरल थोड़ी है, नहीं, नेचुरल। अच्छा एक चीज़ और पता है क्या, अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए। देखो एक एक दे रखा है नेचुरल, एक दे रखा है अननेचुरल, तो सोच के देखो एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं, तो या तो ए अननेचुरल आंसर या अननेचुरल आंसर। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि दोनों का कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल जब आउट ऑफ द मीनिंग हो गया, वो बात अलग है। लेकिन तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि एक एक जगह नेचुरल है, एक जगह अननेचुरल है, तो सोचो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना? मतलब या तो कोई चीज़ नेचुरल होगी या अननेचुरल होगी। तो अगर आप कह रहे हो नेचुरल है तो अननेचुरल नहीं है, अननेचुरल है तो नेचुरल नहीं है, तो ये भी तुम अंदाजा लगा सकते हो जब कई बार फंस जाओ कि यार दोनों में से एक ही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अच्छा है बुरा, समझे? हालांकि ये 100% सही नहीं है बात कि हमेशा ऐसा ही होगा, समझे? 100% हालांकि कुछ भी नहीं होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प कि हाँ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखो, आपने देख लिया पहले वाले का आंसर, हमने नेचुरल लगाया। दीज फिनोमेना अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एंड रिजल्ट्स इन सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है साहब। एन अर्थक्वेक रेफर्स टू द एब्रप्ट रिलीज, एब्रप्ट होता है एक तरीके से अचानक से, है ना, एकदम अब्रप्ट होता है बेतुके तरीके से, बिल्कुल अचानक से कभी भी निकल जाएगा, रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन विद इन अर्थ क्रस्ट। अब देखो अर्थक्वेक जो है रेफर करता है टू एब्रप्ट रिलीज ऑफ, एब्रप्ट मतलब अचानक से रिलीज हो जाता है, क्या रिलीज हो जाता है? रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन विद इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट होती है पृथ्वी की जो सरफेस होती है उससे रिलीज होती है कोई चीज़, उसको आप अर्थक्वेक कहते हैं। क्या रिलीज होता है जरा बताना? लाइट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, मिनरल रिलीज होता है, या मेटल रिलीज होता है? भाई सोच के बताओ, जो तुम कहोगे मान लूंगा। अर्थक्वेक जब होता है तो पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, आप ये क्या कह रहे हो बताओ? लाइट निकलती है, एनर्जी निकलती है, मिनरल निकलता है, या मेटल निकलता है? सोच के देखो। कह रहा है रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन विद इन द अर्थ क्रस्ट लीडिंग टू सिस्मिक शेकिंग दैट प्रोपोगेट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द ब्ला 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 ब्ला। अब सोच के बताओ, रोशनी निकल रही है जब अर्थ कोई आ रहा है तो धरती में से रोशनी निकलती है, ऐसा हो सकता है? यार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई बात, ठीक है? रोशनी का तो मतलब ही नहीं है ना, रोशनी का तो कोई मतलब ही नहीं कि लाइट निकल रही है, नहीं, ठीक है? एनर्जी निकलती है कोई, नहीं। कोई मेटल धातु निकल रही है, नहीं। क्या निकल रहा है? मिनरल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बच्चे? मिनरल की बात चल रही है। क्या निकलता है? मिनरल, ठीक है? मिनरल मतलब पदार्थ से बात चल रही है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, आगे पता चलेगा थोड़ा और, तुम क्लियर हो जाओगे आगे पढ़ोगे तो। लीडिंग टू, और उससे क्या होता है? लीडिंग टू सिस्मिक शेकिंग दैट प्रोपोगेट आउटवर्ड फ्रॉम द, अब यहाँ पे कुछ आएगा। इन एसेंस, इन एसेंस होता है बेसिकली, आप ऐसे कहो कि इन एसेंस होता है कि कुल मिला के जो अर्थ है इसका क्या है? सीस्मिक एक्टिविटी रेफर्स टू एब्रप्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। जो सीस्मिक एक्टिविटी होती हैं वो किस बात को दिखाती हैं? एब्रप्ट डिस्प्लेसमेंट, की अचानक से डिस्प्लेसमेंट हो जाती है अर्थ की जो सरफेस है, पृथ्वी की जो सरफेस है उस पर। कॉमनली रेफर्ड टू एन, कॉमनली रेफर्ड, और इस बात को जनरली रेफर किया जाता है अर्थक्वेक एज एन अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के उन्होंने दो टाइप बता दिए, ट्रेमर और ट्रैम्बलर। ट्रेमर और ट्रैम्बलर, मुझे भी नहीं पता क्या होते हैं ट्रेमर और ट्रैम्बलर, कोई बात नहीं, नहीं पता, आगे देखते हैं। अर्थक्वेक exhibit a range of magnitudes encompassing both, और उसके बाद आप कह रहे हो imperceptible tremors and catastrophic events capable of causing urban devastation। बहुत बढ़िया। अब जरा आ जाओ, क्या कहोगे? पहले 73 देख लो, मुझे लगता है हमने काफ़ी पढ़ लिया यहाँ तक, मुझे लगता है क्लियर हो जाएगी बात। देखो आप कह रहे हो कि लीडिंग टू सिस्मिक शेकिंग दैट प्रोपोगेट्स आउटवर्ड फ्रॉम द, अब देखो मिडल मैन, क्या कहोगी? मिडल मैन पैराडॉक्सिकल होता है, विरोधाभासी, ठीक है? ओपन होता है, खुला हुआ, और ईपी सेंटर होता है, जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है ना उसको ईपी सेंटर बोल रहे हैं। ईपी सेंटर होता है बेसिकली द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर द इफेक्ट ऑफ अ सडन मूवमेंट आर फेल्ट मोस्ट स्ट्रांगली। ईपी सेंटर होता है जो मेन जगह है ना जहाँ पे भूकंप फील कराया जाता है, उसको ईपी सेंटर बोल रहे हैं। ईपी सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस where the effect of a
सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट का मतलब अर्थक्वेक सही है, आर फेल्ट मोस्ट स्ट्रांगली, ठीक है, एपिसेंटर हो गया। अब बताओ पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में किसकी बात चल रही होगी। कह रहा है कि लीडिंग टू सीस्मिक शेकिंग, जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसके अंदर मिनरल का जो बेसिकली आप कह रहे हो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन होता है, उसके बाद आप कह रहे हो कि सीस्मिक शेकिंग होती है, उसके उस सीस्मिक शेकिंग की वजह से क्या होता है, प्रोपोगेट आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर, जो प्रोपोगेट जो मतलब एपिसेंटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप फील हो रहा है वहाँ से बाहर निकलेगा वो, है ना, वहीं से वहीं बाहर निकलेगा इन सेंस कि वहीं से क्या होगा, वहीं से बेसिकली भूकंप बनेगा और चारों तरफ क्या बनेगा, उस सेंटर से चारों तरफ क्या जाएगा, उस सेंटर से चारों तरफ भूकंप जाएगा। कोई एक एक पॉइंट होता है ना हमेशा भूकंप का, जहाँ से भूकंप चारों तरफ जा रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा झटके दिखे गए, सबसे तीव्र यहाँ पे था, इसका केंद्र भूकंप का केंद्र ये माना जा रहा है, ये आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में। तो वही चीज़ है, कह रहा है कि भाई आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर, आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर कहाँ से चल रहा है, कहाँ से आउटवर्ड हो रहा है, कहाँ से फैल रहा है, एपिसेंटर से, वही बात है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा समझ में आया होगा कि एपिसेंटर क्यों आया, समझे। मान लिया कि मैंने आपको मीनिंग क्लियर नहीं हुआ कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो। अब इसके बाद देखो उसके बाद उसने कहा कि भाई जो सीस्मिक एक्टिविटी हैं वो क्या होती हैं, एवरप्ट डिस्प्लेसमेंट होती हैं अर्थ के सरफेस का, उसको अर्थक्वेक कहा जाता है। ट्रेमर और ट्रेम्बलर दो बताए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्ला 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 बहुत सी बात बताई, लेकिन उसके बाद आप ये क्या कह रहा है कि ये ट्रेमर के बता रहा है कि ट्रेमर एंड कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स कैपेबल ऑफ, जो ट्रेमर है और जो कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक होता है विनाशकारी, अगर तुम्हें इसका मीनिंग पता है तो काम तुम्हारा हो जाएगा। कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है, विनाशकारी। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो ट्रेमर है या फिर जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं वो क्या हैं, वो कैपेबल हैं, वो इतने कैपेबल हैं, वो कॉजिंग क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं अर्बन डिवास्टेशन, अर्बन मतलब शहरी और डिवास्टेशन मतलब एक तरीके से विनाश, है ना, तबाही, ठीक है। तो किसके कॉजिंग, कॉजिंग के बाद जरा देखना 74 में क्या सकता है, कॉजिंग लिमिटेड अर्बन डिवास्टेशन। अब तुम कह रहे हो कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक होता है विनाशकारी, बहुत बुरे तरीके से विनाश हो रहा है, तो अगर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट कहा गया है तो अर्बन डिवास्टेशन कैसा होगा, लिमिटेड होगा, लिमिटेड अर्बन डिवास्टेशन होगा। लिमिटेड तो होगा ही नहीं, जब तुमने किसी चीज को कैटास्ट्रॉफिक कह दिया तो लिमिटेड तो कुछ बचा ही नहीं, स्मॉल कम होगा, मिनिमल मतलब भी कम होगा, क्या बचा, एक एक्सटेंसिव, एक ही शब्द है जो ज्यादा को दिखा रहा है, ये भी कम को दिखा रहा है, ये भी कम को, ये भी कम को, एक शब्द है जो ज्यादा को दिखा रहा है, यही मेरा आंसर है। अगर मैं देखो मैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता, समझे, मैं भाई साहब मैं पैसेज पढ़ता ही ना, मुझे बस इतना क्वेश्चन दे देता एग्जामिनर कि भाई देख ये रखा है, इन चारों में से एक ऑप्शन बता कौन सा ठीक है, तो मैं तो भी आंसर लगा के आता, समझे। ये प्रैक्टिस बताती है आपको, तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो लगातार, ये चीज बताती है तुम्हें। अगर मुझे इतना दिया होता कि एक नंबर का एक क्वेश्चन है, इसे देख के बता क्या आंसर होगा तेरा, मैं आंख बंद करके लगा देता। क्यों यार, लिमिटेड भी निगेटिव को दिखा रहा है, लिमिटेड मतलब कम, जो लिमिटेड हो रुकावट आ गई उसमें कम हो गया, स्मॉल भी कम को दिखा रहा है, मिनिमल भी कम को दिखा रहा है, एक ही ऑप्शन है जो एक्सटेंसिव को दिखा रहा है, ज्यादा को दिखा रहा है। अगर तीन ऑप्शन सेम है तो यार वो तीन आंसर कैसे हो जाएंगे, सोच के देखो, जब तीनों ऑप्शन सेम बात कर रहे हैं इसका मतलब जो बचा हुआ ऑप्शन है वही मेरा आंसर है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई रॉकेट बना देना है इसमें कि अरे भाई साहब मैं तो पता नहीं क्या निकालूंगा, मीनिंग पीनिंग ये वो। अब तुम खुद देखो वो क्या कह रहा है, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो है और जो ट्रेमर है जो कि अर्थक्वेक है, वो क्या करेगा, अर्बन डिवास्टेशन करेगा, शहरी विनाश करेगा, शहर में बहुत ज्यादा विनाश कर देता है। अब देखो गांव में विनाश क्या होगा, अर्थक्वेक आने से गांव में क्या विनाश होगा, यार खेत पड़ा है, जमीन पड़ी है, क्या विनाश करोगे, भूकंप आ भी गया तो जमीन पे भूकंप आ रहा, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। लेकिन शहर में ऊंची ऊंची मीनारें होती हैं, मीनारें हिलेंगी, भूकंप आएगा, हो सकता है कोई बिल्डिंग बिल्डिंग गिर जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो अर्बन डिवास्टेशन होगा भाई। और अर्बन डिवास्टेशन बहुत बड़े लेवल पे होगा, और बड़े लेवल के लिए आपने किसका यूज किया, एक्सटेंसिव का यूज किया, अगर समझ के हिसाब से कर रहे हो। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है वो, कह रहा है सीस्मिकली रेफर्स टू द ऑक्यूरेंस मैग्नीट्यूड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैन ऑल्सो अराइज एज। अब देखो अगली लाइन देखो यहाँ से, इतना तो ठीक है, कह रहा अर्थक्वेक कैन ऑल्सो अराइज, अर्थक्वेक जो है अराइज हो सकता है एज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी, एज ऑफ किस वजह से, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक अराइज हो सकता है। अभी तुम ये कह रहे हो, बताओ जरा मुझे देख के, वॉल्केनिक एक्टिविटी के डायरेक्शन में अर्थक्वेक अराइज हो सकता है, उसके नाम में अर्थक्वेक, अरे, या फिर उसके क्लासिफिकेशन में अर्थक्वेक अराइज हो सकता है, या उसके कॉन्सिक्वेंस में, किसमें, उसके कॉन्सिक्वेंस में। कॉन्सिक्वेंस में का मतलब क्या है देख लो, आप कह रहे हो अर्थक्वेक कैन ऑल्सो अराइज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, अगर कहीं वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, लावा वावा निकल गया कहीं से, तो हो सकता है उसके पीछे क्या हो कि क्रस्ट में जो अर्थ की सरफेस है उसकी जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा गई हैं, और टकराने के बाद क्या हुआ है, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, वोल्केनिक एक्टिविटी के कॉन्सिक्वेंस में क्या आ गया,
अर्थक्वेक आ गया। तो वोल्केनिक एक्टिविटी के कॉन्सिक्वेंस की वजह से भी क्या हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है ना। ये हो गई बात। देखो क्लासिफिकेशन होगा नहीं, क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, किसी चीज को बांटना कि इसकी एक ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच है, वर्गीकरण करना। नाम, डायरेक्शन, कुछ नहीं है ऑप्शन, कितने बकवास ऑप्शन है सोच के देखो तुम। और ये मैं कोई 500 साल पुराना पेपर नहीं करा रहा हूँ, अब से 2 महीने पहले एसएससी ने दिया है। और एसएससी सबसे बेहतर एग्जाम कराता है, अगर आपकी मतलब इस बात की जानकारी हो, सभी को जानकारी होंगी, पेपर सब भरते होंगे। और अगर समझ में बात आ गई है तो 75 भी हो गया। देख लो कितना बकवास पेपर था, कितना बकवास क्लोज टेस्ट था। तो बहुत ज़्यादा मीनिंग की जरूरत नहीं होती। मैंने आपको कितना मीनिंग बताया, ऑप्शन के पास में आके मैंने आपको मीनिंग बताया, वरना जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही पड़ेगी। बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती जरूरत यार, घबराने की जरूरत नहीं पैसे क्लोज टेस्ट को लेके कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अरे यार रुको तो सही। नेक्स्ट देखो, 76 से 80 हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। फ्रॉग्स की बात चल रही है भाई, मेंढक की बात चल रही है हमारे। आ जाओ जरा, देखो मैं थोड़ा हाईलाइट वाईलाइट कर लेता हूँ इसको थोड़ा लाइटली लेना। मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, फ्रॉग्स जो हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। इट इंडिकेट्स दैट दे आर ऑफ लिविंग, इट इंडिकेट्स दैट, ये बात इंडिकेट करती है कि वो क्या है, ऑफ लिविंग बोथ इन वाटर एंड लैंड। दे आर कैपेबल ऑफ होता है, तुमने लाख बार पढ़ा होगा, मैंने सेंटेंसेस में भी कई बार बता दिया कि कैपेबल क्या होता है। कैपेबल के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, कि वो कैपेबल होते हैं, वो सक्षम होते हैं लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, पानी के अंदर रहने के लिए वाटर के लिए इन लगाएंगे और लैंड के लिए ऑन लगाएंगे, ध्यान रखना, समझे। दोनों प्रपोजिशन बिल्कुल ठीक है आपके लिए, यहाँ तो ठीक ही है क्योंकि तुम्हें भरनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना। बाकी कैपेबल ऑफ आएगा, कैपेबल के साथ ऑफ आता है, तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी कैपेबल के साथ ऑफ नहीं पता तो और देख लो। देखो डिस्पोज ऑफ भी होता है, डिस्पोज ऑफ होता है टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ, है ना, एक तरीके से क्या होना, छुटकारा। गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ होता है, डिस्पोज ऑफ होता है छुटकारा पाना, किसी चीज़ को डिस्पोज कर दिया, खत्म कर दिया, मिटा दिया उसको, छुटकारा पा लिया तुमने उससे, ठीक है। इसके बाद देखो कैपेबल हो गया, बाकी इंक्लाइन हो गया, एक तरीके से जो आगे की तरफ झुका हुआ हो, इंक्लाइन, टू बेंड फॉरवर्ड, टू बेंड फॉरवर्ड, ठीक है, जो आगे की तरफ झुका हुआ है। इसके बाद देखो एक बचा है हमारे पास क्या, ससेप्टेबल, संवेदनशील, समझते हो, संवेदनशील, है ना। ससेप्टेबल क्या ही होता है, संवेदनशील के लिए ही लगाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें अब बात समझ में आ गई हो तो सक्षम होने के लिए एक ही चीज़ लगाया गया है कि वो सक्षम होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ क्या, दे आर कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ इन वाटर एंड लैंड। बढ़िया बात, पहला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, फ्रॉक्स हैव लॉन्ग बैक लेग दैट प्रोपेल देम इनटू द एयर। देखो जरा, कह रहा है जो फ्रॉक्स हैं उनके क्या होते हैं, उनके बैक लेग जो होते हैं उनको प्रोपेल करते हैं। प्रोपेल का मतलब यहाँ पर किससे है, प्रोपेल का मतलब धकेलने से है, हेल्प करते हैं उनको धकेलने में, इनटू द एयर, हवा में, मेकिंग दैम एक्सेलेंट जंपर। और उनके जो पिछले पैर हैं उनको क्या बनाते हैं, एक्सेलेंट जंपर बनाते हैं, अच्छी जंप कर लेता है इस चक्कर में फ्रॉग। अ लार्ज पोर्शन ऑफ देम हैव suckers on their fingers which assist them with landing securely on tricky surface, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सकर्स ऑन मतलब एक तरीके से सक करना, मतलब चूसने वाले जो होते हैं, हैव सकर्स ऑन देयर फिंगर्स मतलब फिंगर्स वगैरह को चूस रहे होते हैं वो अपना, दैट असिस्ट देम विद लैंडिंग सिक्योरली ऑन ट्रिकी सरफेस, मतलब वो उनको लैंडिंग करने में सिक्योर करता है, अच्छी लैंडिंग करवाता है, ऐसा करना। दे फाइंड क्विक बर्ग्स विद द, अब नंबर 2 देखो, दे फाइंड क्विक वर्क्स विद द ऑफ, ऑफ के बाद क्या कह रहे हो, ऑफ देयर लॉन्ग टैकी टंग। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना, ये लाइन पूरी हो गई। आप कह रहे हो यहाँ से देखो, दे फाइंड क्विक बग्स, दे फाइंड बग्स का मतलब कीड़े से हैं, जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, दे फाइंड क्विक बग्स, वो जल्दी से कीड़े ढूंढ लेते हैं, किस वजह से, विद द ऑफ देयर लॉन्ग टैकी टंग, उनकी जो बहुत लंबी सी जो टंग होती है ना, समझे। टैकी मतलब एक तरह की चिपचिपी सी जो होती है, जो उनकी चिपचिपी सी जो टंग होती है, वो उसकी वजह से क्या कर लेते हैं, क्विक बग्स, उनको जल्दी से मिल जाता है क्या, कोई भी कीड़े वगैरह जल्दी से पकड़ लेते हैं वो, विद द, अब देखो विद द हेल्प ऑफ, यहाँ तुम्हें जनरल अगर मैं कहूँ ऑप्शन ना होते तो तुम क्या कहते,
तुम कहते विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टंग्स, है ना। अब हेल्प का मतलब, हेल्प वाला ऑप्शन देख लो, किसकी मदद से। एक्सक्यूज तो भाई, एक्सक्यूज मदद के लिए तो लगाओगे नहीं, एक्सक्यूज तो बचने के लिए लगाओगे, एक्सक्यूज मी, है ना। बैकिंग मतलब सपोर्ट करने से, एनकरेज मतलब बढ़ावा देने से, और असिस्टेंट होता है मदद। असिस्टेंट क्या होता है, मदद होता है। अगर तुम मदद करने की बात कर ही रहे हो तो फिर सीधी सीधी कहानी है, असिस्टेंट हो गया मदद करना, और मदद करना मतलब हेल्प। तो विद द असिस्टेंस ऑफ, किसकी मदद से, उनकी टंग की मदद से वो जल्दी से बग्स पकड़ लेते हैं, जल्दी से कीड़े मकोड़े पकड़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देख लो, फॉक्स डू नॉट, फॉक्स डू नॉट ऑल कंटेन पॉइजन। सारे के सारे फॉक्स जो हैं पॉइजन कंटेन नहीं करते। ऑल कंटेन पॉइजन व्हेन थ्रेटन्ड बाय प्रेडेटर, सम फॉक्स यूज अ, सब फॉक्स यूज अ वेनम दैट दे हैव डेवलप्ड। कह रहा है कि अगर शिकारी वगैरह कोई इनको पकड़ रहा है, उनको परेशान कर रहा है, तो कुछ फॉक्स ऐसे होते हैं जिनके पास वेनम होता है, जहर होता है, जो वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, फ्रॉक्स डू नॉट ऑल कंटेन पॉइजन, जो फ्रॉक्स हैं डू नॉट ऑल कंटेन पॉइजन। गोल्डन डार्ट फ्रॉग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लीथल फ्रॉग, कि भाई बहुत ज़्यादा जहरीला फ्रॉग है, उसका नाम क्या बताया, गोल्डन डार्ट बताया है। ठीक है, वन फ्रॉक्स स्किन हैज़ द पोटेंशियल टू किल अप टू 1000 पीपल। एक फ्रॉग की स्किन जो है इतनी क्षमता रखती है कि वो 1000 लोगों को मार सकती है, ये कहना चाह रहा है वो। नेक्स्ट देखो, द नॉर्मल फ्रॉग कंटेन अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो नॉर्मल फ्रॉग है कंटेन्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस, उनके पास एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, विच इट फॉर इट्स स्किन, जो कहाँ रखता है, फ्रॉम, जो विच, जो कि, इट मतलब फ्रॉग, फ्रॉम इट्स स्किन, अपनी स्किन से। अब वो अपनी स्किन से रिलीज ही कर रहा होगा। स्पेल करता है, रेडिएट करता है, ग्लो करता है, स्क्वीज करता है। स्क्वीज का मतलब तो दबाने से है, समझे। स्क्वीज का मतलब किस चीज़ को क्या करने से है। अच्छा, स्क्वीज नहीं है, जेड नहीं है, स्क्वीक्स है। स्क्वीक्स तो भाई साउंड होती है, मुझे लगता है शायद माउस हाउस की। स्क्वीक्स होता है साउंड ऑफ द माउस, मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेना, बाकी तुम लोग है ना, मेरे दिमाग में फिलहाल तो इतना ही है। स्क्वीक्स होता है साउंड, साउंड ऑफ द माउस। ठीक है, ग्लो मतलब निखारना किस चीज़ को। स्पेल मतलब समझ रहे हो, स्पेल स्पेलिंग वाला स्पेल है। और रेडिएट करना, रेडिएट करना क्या होता है, रेडिएट एक तरीके से फैलाना होता है ना। रेडिएशन, किरणों का क्या होता है, रेडिएशन होता है। जैसे रेडिएशन शब्द हालांकि वैसे लाइट और हीट के लिए यूज होता है, हीट का रेडिएशन और लाइट का रेडिएशन। लेकिन ऑप्शंस देखने के बाद मुझे इतना समझ में आएगा कि केवल एक शब्द ही है जो काम आएगा, रेडिएट। क्यों, आपने कहा नॉर्मल फ्रॉग के पास टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, विच इट रेडिएट्स फ्रॉम इट्स स्किन, जो कि फ्रॉग रेडिएट करता है, फैलाता है, छोड़ता है, कहां से, फ्रॉम इट्स स्किन, अपनी स्किन से छोड़ता है। और छोड़ने के लिए रेडिएट ही शब्द है जो कि बचा हुआ है, बाकी कोई शब्द ऐसा नहीं है जो काम आएगा। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देखने पे समझ में आएगा, व्हेन गॉन आफ्टर द पॉइजन अफेक्ट्स बोथ कैनाइंस एंड फेनाइंस, है ना। व्हेन गॉन आफ्टर, जो पॉइजन है अफेक्ट करता है दोनों को, कैनाइंस को भी और फेलाइंस को भी। कैनाइंस और फेलाइंस दोनों को अफेक्ट करता है। कैनाइंस और फेलाइंस है क्या क्या, भाई देखो, जो कैनाइंस होते हैं बेसिकली सामने के जो नुकीले दांत होते हैं उनको कैनाइंस बोलते हैं, जैसे डॉग एग्जांपल। जो फेलाइन है, फेलाइंस हमारे बिल्ली वाली फैमिली है, उसको फेलाइंस बोल रहे हैं, ठीक है। कैट फैमिली को, दोनों को अफेक्ट करता है, ये कह रहा है। बहुत बढ़िया। इफ़ टेकन दीज ड्रग्स कैन रिजल्ट इन हेलुसिनेशन, अगर इन ड्रग्स को ले लें तो हेलुसिनेशन हो जाएगा। हेलुसिनेशन समझ रहे हो, एक तरीके से, एक तरीके से भ्रम हो जाएगा। हेलुसिनेशन होता है भ्रम हो जाना, एक तरीके से बिल्कुल खो जाना, आदमी का चक्कर करा रहे हैं बिल्कुल। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका आर होम ऑफ द पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका है वहाँ पे बहुत से पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स पाए जाते हैं। बिकॉज इंडिजीनियस पीपल यूज़ देयर टॉक्सिक एक्सक्रीशंस, जो इंडिजिनस पीपल हैं वो यूज़ करते हैं देयर टॉक्सिक एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब एक तरीके से उन्होंने जो वेस्ट मटेरियल, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो उन्होंने टॉक्सिक एक्सक्रीशन करा है, जो उन्होंने जहर निकाला है, पॉइजन निकाला है, उसको यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टू टिप्स ऑफ एरो, उनको यूज करते हैं टिप्स ऑफ एरो। टिप्स मतलब एक तरीके से ऐसा मान के चलो, जो एरो होता है उसका आगे की जो नोक होती है उसको टिप बोल रहे हैं। टिप मतलब नोक पे, टिप्स ऑफ एरो, एरो की नोक पे। एंड ब्लो डार्ट्स द फ्रॉग्स आर फ्रिक्वेंटली रिलेटेड टू एज अ पॉइजन एरो फ्रॉग्स और पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स। पांचवा नंबर देखो और चौथा नंबर देखो। लास्ट ये पांचवी वाली, चौथी वाली छोड़ दी हमने। अच्छा, चौथी वाली छोड़ दी हमने, अच्छा यहाँ से यहाँ ले लिया हमने, ओहो माफ़ी चाहते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, पांचवा नंबर देख लो, मैंने चौथी छोड़ दी गलती से, देखना जरा। टॉक्सिक एक्सक्रीशन, जो जो इंडिजिनस है, इंडिजिनस मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो क्या करते हैं, टॉक्सिक एक्सक्रीशन जो है यूज़ करते हैं उनका, क्या करने में, टू
पॉइजन द टिप एरो। अब टॉक्सिक एक्सक्रीशन, जहरीले सामान का क्या करेंगे? जहरीले सामान का क्या करेंगे मुझे बताओ? जहरीले सामान का क्या करेंगे? बेन, उससे हेट करेंगे, मेलाइस, भाई पॉइजन करेंगे। वो टॉक्सिक एक्सक्रीशन क्या करते हैं? टू पॉइजन द टिप ऑफ द एरो, एरो के जो आगे की जो टिप होती है, एरो के आगे की क्या होती है, जो टिप होती है, मतलब उसकी जो नोक होती है, उसको पॉइजनस बनाते हैं, उसको उसके ऊपर उस जो एक्सक्रीशन होता है उससे उसको पॉइजनस बनाते हैं, जहरीला बनाते हैं। एंड ब्लो डार्ट्स, ब्लो डार्ट्स क्या होता है? अरे तुमने वो नहीं देखा जो जिंगलाला हू वाले लोग होते हैं, जो जनजातियाँ होती हैं बहुत सी, उनमें क्या होता है, ये बेसिकली एक व्यक्ति है, उसके उसके पास बांस का वो होता है और उसके अंदर एक एक नोक सी होती है ऐसे करके, यहाँ से फूंक मारता है वो और ये बहुत तेजी से जाकर किसी के यहाँ लग जाता है। पुराने ज़माने की पिक्चरों में दिखाया जाता था। इसको बोला जा रहा है ब्लो डार्ट्स। डार्ट्स मतलब एक तरीके से तीर है जो फूंक मार के चला जा रहा है, ठीक है, एक तीर है जो फूंक मार के चला जा रहा है, तो उसके ऊपर पॉइजन लगाने का काम करते हैं इंडिजिनस लोग, जो वहाँ के घरेलू लोग हैं, ठीक है। एक बात, हाउएवर दे रेयरली एक्सपीरियंस सीरियस, हाउएवर क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि द पॉइजन अफेक्ट्स बोथ कैनाइन फेलाइन, हाउएवर हालांकि दे जो कैनाइंस और फेलाइंस है रेयरली एक्सपीरियंस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहा है कि जो कैनाइंस हैं और जो फेलाइंस हैं दोनों को पॉइजन अफेक्ट करेगा, लेकिन कोई सीरियस समस्या नहीं होगी, सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। और सीरियस प्रॉब्लम के लिए आपने कहा सीरियस उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, कोई उसके परिणाम सीरियस नहीं है, तो सीरियस डिस्टर्ब्स नहीं है। देखो एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे नाउन आएगा तो डिस्टर्ब्स तो वर्ब बनेगी, डिस्टर्ब्स क्या बनेगी? वर्ब। यहाँ पे चाहिए सीरियस, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, और नाउन चाहिए तो भाई सीरियस तो नहीं आएगा, अल्टर्स भी नहीं आएगा, अल्टर्स भी वर्ब बनेगा, समझे, अल्टर से अल्टर्ड बन जाता है, ठीक है। सीक्वल्स सीक्वल को एक बार को कह लो, सीक्वल सीक्वेंस बनेगा नाउन, तो सीक्वल भी ये आएगा तो ये भी वर्ब के रूप में। नाउन तो तुम्हारे पास एक ही है, केवल क्या ही है, एक केवल एक ही नाउन है, कॉन्सिक्वेंस। हालांकि तुम ग्रामर इतना बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं समझ पाते होंगे, मुझे तो क्लियर हो गया कि नाउन आएगा, तो मैंने कॉन्सिक्वेंस बता दिया तुम्हें, ठीक है। तो आप कहोगे कॉन्सिक्वेंसेस, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उसके एक्सपीरियंस आपको करने के लिए नहीं मिलेंगे। रेयरली मतलब होता है मुश्किल से, रेयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, इन सब का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। बढ़िया, 80 हो गए, मुझे लगता है हमने बहुत डिटेल में समझ ली हैं चीज़ें, तो टाइम लग गया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला पैराग्राफ देखो, मतलब 5 क्वेश्चन देखते हैं फिर से। फॉर मोस्ट ऑफ अस हु आर बॉर्न एंड लिव इन इंडिया, अधिकतर जो हम लोग हैं जो हम इंडिया में रहते हैं, सोशल इनइक्वालिटी एंड आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ। अब देखो एक चीज़ देखना, सोशल इनइक्वालिटी पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है। एंड मैंने आपको कंजक्शन में एक बात पढ़ाई है कि हमेशा सेम प्रकार की चीज़ों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। अगर एंड से पहले नेगेटिव चीज़ आई है तो एंड के बाद भी जो ऑप्शन होगा वो नेगेटिव ही होगा। एक बात पक्की है, एंड से पहले नेगेटिव चीज़ जोड़ी है तो एंड के बाद भी नेगेटिव ही रखोगे, तो आप कहोगे सोशल इनइक्वालिटी एंड। अब देखो, अब इसके बाद हारमोनी एक शब्द है, हारमोनी मतलब सौहार्द, पॉजिटिव शब्द है, नहीं आएगा। गैदरिंग्स मतलब इकट्ठा होना, गैदरिंग्स मतलब इकट्ठा होना, पॉजिटिव शब्द है एक तरीके से। गैदरिंग्स एक तरीके से समारोह से निकल सकता है, इकट्ठे होने से निकल सकता है, पॉजिटिव शब्द है। अब देखो मोबिलिटी, मोबिलिटी होता है, मोबिलिटी मोब से बना है ना, गतिशीलता। मोबिलिटी मोबाइल से बना है बेसिकली। मोबिलिटी होता है गतिशीलता, किसी चीज़ का गतिशील होना, शीलता ऐसे होगा क्या, गतिशीलता, ठीक है, ये हो गया मोबिलिटी। और एक बचा एक्सक्लूजन, क्या बचा? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन किसी चीज़ को बाहर निकालना। अब देख लो, अब यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा, नेगेटिव शब्द जो है हमारे पास यही है, एक्सक्लूजन ही। फॉर मोस्ट ऑफ अस, अधिकतर हम लोगों के लिए जो इंडिया में पैदा हुए हैं, उनके लिए सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक रूप से जो इनइक्वालिटी है, और एक्सक्लूजन है, वो फैक्ट ऑफ लाइफ है। मतलब सामाजिक रूप से इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन, कुछ लोगों को समाज में इंक्लूड नहीं करा जा रहा, उनको अब गलत व्यवहार करा जा रहा है उनके साथ, ये चीज़ हमारे लिए क्या है? फैक्ट ऑफ लाइफ है, आप ये कहना चाह रहे हो, तो एक्सक्लूजन ही आएगा। नेगेटिव शब्द कौन सा? एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, वी सी, हम देखते हैं, ऑन द स्ट्रीट्स, ऑन स्ट्रीट्स एंड ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म्स, हम देखते हैं, क्या देखते हैं? वी सी, हम देखते हैं, हम व्हीकल्स देखते हैं, हम एयरपोर्ट्स देखते हैं, हम पार्लियामेंट देखते हैं, या बेगर्स देखते हैं? बताओ भाई, रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम क्या देख रहे हैं? स्ट्रीट्स देख रहे हैं, रेलवे स्ट्रीट्स पर और रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर क्या देखते हैं? प्लेटफॉर्म पर पार्लियामेंट देखेंगे, प्लेटफॉर्म पे एयरपोर्ट देखेंगे, प्लेटफॉर्म पे व्हीकल्स देखेंगे, प्लेटफॉर्म पे बेगर्स देखते हैं? भाई बेगर्स देख रहे हो। तुमने सीधी सीधी बात शुरुआत में कह दिया, सामाजिक जो रूप से एक्सक्लूजन है, जो लोगों को जोड़ा नहीं जा रहा है, एक्सक्लूड करा जा रहा है, और इनइक्वालिटी की बात हुई है, तो ऐसे में तुम एयरपोर्ट की या पार्लियामेंट की बात नहीं करोगे, तुम गरीबों की ही बात कर रहे हो। ऑन द वी सी बेगर्स ऑन द स्ट्रीट्स एंड ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म्स। वी सी यंग चिल्ड्रन, हम क्या देखते हैं? हम यंग बच्चों को देखते हैं एज डोमेस्टिक वर्कर्स। हम यंग बच्चों को देखते हैं क्या करते हुए? एक्सेलिंग, रिवोल्टिंग, लेबरिंग और चीटिंग।
अब तुम खुद देखो, हम यंग बच्चों को एक्सेलिंग करते देखते हैं। यार एक्सेलिंग बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। एक्सेल करना मतलब किसी चीज़ में उपलब्धि प्राप्त करना, किसी चीज़ में बेस्ट होना। उत्कृष्ट समझते हो, एक शब्द होता है उत्कृष्ट। तुम किसी चीज में उत्कृष्ट हो मतलब तुम बेस्ट हो, यू आर एक्सेलिंग इन समथिंग, मतलब तुम महान हो गए उस काम में। तो जो हम यंग चिल्ड्रन को देखते हैं कि वो डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हेल्पर के रूप में काम कर रहे हैं, क्लीनर के रूप में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स ढाबास पे काम कर रहे हैं, चाय की दुकानों पे काम कर रहे हैं, तो इन कामों को करना एक्सेलिंग कभी हो सकता है भाई। एक्सेल करना मतलब किसी काम को बहुत बेहतर से कर पाना, लेकिन एक्सेलिंग इन चीजों के लिए यूज नहीं होगा। और अगर होगा भी तो किसी बड़े व्यक्ति के लिए कर लो, बच्चे थोड़ी करेंगे इस काम को। क्या छोटा बच्चा बढ़िया से चाय परोस रहा है तो तुमने कहा कि एक्सेलिंग हो गई? नहीं भाई, शब्द का यूज ही गलत हो जाएगा। रिवोल्टिंग मतलब विद्रोह करते देखते हैं कि बच्चे विद्रोह कर रहे हैं चाय की दुकान पे, नहीं यार। बच्चे चीटिंग कर रहे हैं चाय की दुकान पे, या बच्चे परिश्रम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर बनेगा तीसरा। इससे तीसरे का क्या बनेगा? तीसरा बनेगा। अब देखो आगे, कंस्ट्रक्शन हेल्पर का काम करते हैं, क्लीनर का, रेस्टोरेंट में, ढाबास में, टी शॉप में काम करते हैं। आप कहेंगे वी आर नॉट एट द साइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, वी आर नॉट एट द साइट ऑफ, बताओ, वी आर नॉट सरप्राइज्ड। देखो एट आया है ना, तो एट आया है तो थोड़ा तुम्हें अगर प्रपोजिशन का ज्ञान है तो एफ्रेड ऑफ होता है ना, कंपोज्ड ऑफ होता है। ठीक है, एफ्रेड ऑफ होता है, कंपोज्ड भी ऑफ होता है। हालांकि कंपोज्ड का तो मीनिंग ही शांत से निकलता है, कंपोज का मीनिंग किससे निकलता है? शांत से। एनवीएस होता है, एनवी से बना है, एनवी होता है ईर्ष्या करना, एनवी होता है क्या करना? ईर्ष्या करना। सरप्राइज के साथ एट आता है। एफ्रेड होता है डरा होना, एफ्रेड होता है क्या? डरा हुआ। कंपोज होता है शांत, सरप्राइज मतलब चकित, एनवीएस मतलब ईर्ष्या से। अब तुम क्या कह रहोगे? वी आर नॉट एट द साइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु वर्क्स एज डोमेस्टिक वर्कर्स इन मिडिल क्लास अर्बन होम्स कैरिंग द स्कूल बैग्स ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन टू स्कूल। वी आर नॉट सरप्राइज एट, कह रहा है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि वी आर नॉट सरप्राइज एट, कि हम इस बात को लेके भी सरप्राइज नहीं है कि जो छोटे बच्चे हैं वो डोमेस्टिक वर्कर हु वर्क एज डोमेस्टिक वर्कर्स इन द मिडिल क्लास अर्बन होम्स, जो मिडिल क्लास अर्बन होम्स में डोमेस्टिक वर्कर्स का काम करते हैं, उनके घर में साफ सफाई का काम कर रहे हैं, कैरिंग द स्कूल बैग्स ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के स्कूल बैग वो कैरी करके ले जा रहे हैं। कहाँ तक? स्कूल तक। मतलब छोटे बच्चे जो बेचारे गरीब फैमिली के हैं वो बड़े बच्चों के बैग लेके जा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? तो हम इस बात को लेकर सरप्राइज भी नहीं है, हमारे लिए चीज़ें कितनी नॉर्मल है, आप ये कहना चाह रहे हो इंडिया में रह के। इट डज नॉट इमीडिएटली, इट डज नॉट, ये चीज़ जो है इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं करी। किसी का स्ट्राइक करना समझते हो? तुम्हारे दिमाग में आके टकराना, कि ये स्ट्राइक करा, अचानक से कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई मतलब स्ट्राइक करी, तो इट डज नॉट इमीडिएटली स्ट्राइक, कि अचानक से स्ट्राइक नहीं करेगा हमें, स्ट्राइक अस एज अनजस्ट, कि ये चीज़ गलत है, लेकिन दैट सम चिल्ड्रंस आर डिनाइड स्कूलिंग, और हमें ये चीज़ भी एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगी। अचानक से कोई बच्चा बैग लेके जा रहा है किसी दूसरे बच्चे का, तो ये चीज़ हमें देख के समझ में नहीं लगेगा, हमें देख के ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये चीज़ जो है मतलब कि यार इस बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही है, पढ़ नहीं पा रहा, ये चीज़ हमारे लिए नॉर्मल है, समझे? हमें एकदम से स्ट्राइक करेगा नहीं, हमें दुख नहीं होगा इस बात को देख के, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। और इंडिया में क्या है? इंडिया में बॉर्न होने का मतलब इन्होंने कहा सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये वाली बात उन्होंने कही है, तो एक तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा है, इस प्रकार की कुछ बात है। 5 क्वेश्चन हमने ये वाली भी कर ली हैं। नेक्स्ट देखो, 85 के बाद 90 देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन ये वाले भी देख लो भाई, बहुत बढ़िया। Research on infections over the past few decades has focused on hospitals, daycare facilities, and schools, but attention was paid to the home. अब एक बात बताओ, आपने बट लगाया, क्या लगाया? बट लगाया। अगर इधर पॉजिटिव बात है तो बट के बाद वाली नेगेटिव होगी, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कंजक्शन बताता है इस बात को, बट जो है कैसा कंजक्शन है, जो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव रखता है। अब जरा शुरू वाली बात देखो कैसी है। आपने कहा इस रिसर्च ऑन इन्फेक्शंस ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों से जो रिसर्च हो रही है इन्फेक्शन के ऊपर, वो केवल कहाँ पर है? इन्फेक्शन रिसर्च, इन्फेक्शन जो है हम ध्यान दे रहे हैं उस पर कहाँ पर? हॉस्पिटल पे, डे केयर फैसिलिटीज़ और स्कूल्स में इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए उस बात पे हमारा ध्यान है, लेकिन अटेंशन वॉज पेड टू होम, लेकिन घर के मामले में हमारा कोई अटेंशन नहीं है, समझिए, घर के मामले में हमारा कोई अटेंशन नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन है ग्रामर का, समझे? ये क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन दे दिया भले से, लेकिन क्वेश्चन है ग्रामर का, क्योंकि आपको लिटिल के फ़र्क बताए गए होंगे। लिटिल की फैमिली में 3 आदमी होते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। नो लिटिल कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि लिटिल ऑलरेडी नेगेटिव शब्द होता है। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, लिटिल का अर्थ होता है न के
बराबर। और लिटिल में ऑलरेडी न आया है, नॉट आया है, तो इसके साथ नो लगाने का कोई मतलब है नहीं, तो नो लिटिल तो कुछ होता ही नहीं है, कहीं भी आया है गलत है। नो लिटिल तो कोई फ्रेज है ही नहीं। बचा लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, कहीं भी लिटिल आया है इसका मतलब मैं बता चुका हूँ, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, ना के बराबर। आ लिटिल दा लिटिल होता है थोड़ा, ये भी थोड़ा है, और दा लिटिल भी क्या ही है, थोड़ा ही है, कुछ ना कुछ मात्रा के लिए दिखा रहे हो। एक बात यह है कि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, मैं आपको बता चुका हूँ, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, लिटिल ना, ये लिटिल फैमिली जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आती है। अब तुम कहोगे सर आ लिटिल दा लिटिल कहाँ आता है? भाई जब तुम्हें लगे कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव मीनिंग है, तुम्हें लगता है नेगेटिव मीनिंग है, तो किसका यूज़ करो? नेगेटिव मीनिंग अगर तुम्हें रखना है तो किसका यूज़ करो? लिटिल का। अगर तुम्हें पॉजिटिव मीनिंग रखना है तो पॉजिटिव मीनिंग के लिए आ लिटिल आ सकता है या फिर दा लिटिल आ सकता है। अब तुम कहोगे सर दोनों में फ़र्क, भाई दोनों में आर्टिकल का फ़र्क है और क्या। अगर तुम्हें लगता है जिस भी शब्द के साथ तुम ये लिटिल लगा रहे हो वो इंडेफिनिट है तो ए लगाओ, क्योंकि ए इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। अगर तुम्हें लगता है जिस शब्द के साथ तुम ये लगा रहे हो वो शब्द डेफिनिट है तो किसका यूज़ करो? दा का यूज़ करो। तो ए एन दा जो है ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के हिसाब से जज, मतलब नाउन के हिसाब से जज करोगे। नाउन डेफिनिट है तो दा लगा दो, इनडेफिनिट है तो ए या एन लगा दो। फिलहाल मुझे ये कहना है कि कोई भी अटेंशन नहीं दी गई है घर पर। बोले स्कूल में, हॉस्पिटल में तो तुम्हें लग रहा है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन घर पे तुम इस बात का ध्यान ही नहीं दे रहे, ना के बराबर ध्यान रख रहे हो। इसलिए नेगेटिव बात को कहने के लिए किसका यूज़ करोगे? नेगेटिव के लिए किसका यूज़ करोगे? लिटिल का। किसका यूज़ करोगे? लिटिल का। नेक्स्ट देखो आगे। टुडे द इंक्रीज ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। आज के ज़माने में जो फूड बॉर्न इलनेस है, जो खाने से इलनेस हो रही है, बीमारी हो रही है, एंड अ नीड फॉर होम हेल्थ केयर। आज के ज़माने में जो फूड बॉर्न इलनेस है एंड नीड अब देखो, होम हेल्थ केयर तुमने कहा, अब तुम यहाँ देखो, इस वाली लाइन को समझो। तुमने कहा कि तुमने यहाँ पे कहा कि अटेंशन चाहिए घर के मामले में, कि घर पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है किसके मामले में? इन्फेक्शन वगैरह को लेके। मतलब आवश्यकता है घर पर हेल्थ केयर की, है ना? तो घर पर आवश्यकता किसकी? बढ़ाने की होगी, कम करने की? सोच के बताओ। घर पर आवश्यकता है, घर पर किसकी आवश्यकता है? देख लो। हेल्थ केयर हैव फोकस्ड इंटरेस्ट ऑन हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इन द होम। घर पर आवश्यकता है क्लीनलीनेस की, हाइजीन की, साफ सफाई की, घर पर आवश्यकता है। तो घर पर कम करने की आवश्यकता, बढ़ाने की? सोच के देखो यार, कौन व्यक्ति इस बात को कहेगा घर पे कम करना है? घर पे तो बढ़ाने की बात होगी ना। और बढ़ाने के लिए क्या शब्द है? डिक्रीजिंग नेगेटिव शब्द है, डिक्लाइनिंग कम करना है, रेयर मतलब जो मतलब एकदम से जो आसानी से उपलब्ध ना हो, है ना, उसके लिए तुम रेयर लगाते हो। तो रेयर भी एक तरीके से नेगेटिव ही है, कम को दिखाने के लिए आएगा। कोई चीज़ रेयर है मतलब बहुत कम है। एक शब्द है जो पॉजिटिव है, ग्रोइंग। ठीक है, वही मेरा आंसर है। हमें बढ़ाना पड़ेगा हाइजीन घर पे, हमें घर पे हाइजीन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तुम ये कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट देखो। हाइजीन रेफर्स टू कंडीशन और प्रैक्टिस बाय विच पीपल मेंटेन और प्रमोट गुड हेल्थ बाय कीपिंग देमसेल्व्स एंड देयर सराउंडिंग्स क्लियर। अपने आसपास को साफ रखना ही तो क्या है? हाइजीन की डेफिनेशन दी है। तो अपने आसपास को क्या रखना? सराउंडिंग्स क्लियर। सराउंडिंग्स क्लियर, अपने आसपास को क्या रखना? क्लियर रखना, ये क्लीन रखना। सोच के देखो। देखो, क्लियर और क्लीन में फ़र्क है। क्लीन होगा साफ सुथरा, समझे? क्लीन होगा साफ सुथरा, क्लीन होगा साफ, मतलब एक तरीके से देखो, क्लीन होगा साफ, साफ सुथरा, और क्लियर होगा स्पष्ट। तुम्हें कोई बात क्लियर है कि नहीं है? बात के लिए क्लीन नहीं लगाएंगे, बात के लिए स्पष्ट लगाएंगे। जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लियर है, हाँ मैंने ये जो समझा रहा हूँ क्लियर है, आप कहेंगे सर हाँ क्लियर है। तो क्लियर हो गया स्पष्ट होना, कोई चीज़ समझ में आना। क्लीन होता है साफ होना। तो बेहतर होगा क्लियर से ज़्यादा क्या लगाओ? क्लीन लगाओ, है ना। अगर क्लीन ना होता तो एक बार को क्लियर को सोचते, लेकिन अभी तो क्लीन दे रखा है तो आंसर क्लीन ही होगा। क्लोज और कटर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, तो मीनिंग ही अलग बैठ जाएगा। अपने आसपास को साफ रखना, साफ रखने के लिए क्लीन शब्द का यूज़ किया गया। तीसरा ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट देखो। Even in our contemporary society, good hygiene practice continues to be primary disease prevention strategy. Hygiene is one of the silent victories of public health. Personal hygiene and households cleanliness practice affects the risk spreading infection disease. बताओ भाई क्या कहोगे? प्रपोजिशन लगानी है, क्या लगाना है? प्रपोजिशन। क्या कह रहे हो? ध्यान से देखो। पर्सनल हाइजीन एंड हाउस होल्ड क्लीनलीनेस, आज अपने आप को साफ सुथरा रखोगे और हाउस होल्ड को साफ रखोगे, मतलब अपने घर को साफ रखोगे। ऐसा करने से क्या होता है? अफेक्ट द रिस्क। ऐसा ये सब चीज़ें जो हैं, पर्सनल हाइजीन और घर की साफ सफाई, अफेक्ट द रिस्क, जो रिस्क होता है स्प्रेडिंग इन्फेक्शन डिसीज, उसको क्या करती है? प्रभावित करती है ना। अब क्या कहोगे? अफेक्ट द रिस्क
रिस्क, रिस्क किस चीज़ का? रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। कम करती है, प्रभावित करती है किसको? रिस्क को। किसके रिस्क को? स्प्रेडिंग इन्फेक्शियस डिसीज। तो किसका? काकी के दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? ऑफ का। रिस्क ऑफ व्हाट? रिस्क ऑफ दिस, रिस्क ऑफ दैट। तो रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज, रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज, तो आप ऑफ का ही यूज करोगे। देखो अब इसमें तुम ये नहीं कर सकते कि हाँ ऑफ आया क्यों है, क्योंकि देखो तुम्हें रिलेट करना है, काकी के दिखाना है, काकी के को दिखाने के लिए किसका ही यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। रिस्क किसका? रिस्क, रिस्क ऑफ दिस, रिस्क ऑफ दैट, ब्रदर ऑफ राम, सिस्टर ऑफ राम, है ना। आप ऐसे कह रहे हो तो ऑफ तो काकी के लिए लगाएंगे। किसकी बहन? राम की बहन। किसका भाई? राम का भाई, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखो, तो आप ऑफ लगा दोगे। इसके बाद देखो, देयर आर मैनी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स विच हुज ट्रांसमिशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर पर्सनल हाइजीन एंड हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रैक्टिसेस। अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग प्रैक्टिस होम स्ट्रेटजीज टू मैनेज रिस्क फ्रॉम इन्फेक्शंस इज रिक्वायर्ड। अब तुम कहोगे सर कैसे आया, देखो जरा लाइन पढ़ो ना लास्ट वाली। आपने कहा फ्रेमवर्क, हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना है फॉर डेवलपिंग प्रैक्टिकल होम स्ट्रेटेजीज। हमें प्रैक्टिकल होम स्ट्रेटेजी, ऐसी होम स्ट्रेटेजीज बनानी है जो प्रैक्टिकल हो, जिसको लोग बाग कर पाए। टू मैनेज, क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए। रिस्क, रिस्क मैनेज करने के लिए। किसका रिस्क? इन्फेक्शन से बचने का, समझे? इन्फेक्शन से बचने का रिस्क। और ये जो हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो क्या है? स्ट्रेटेजी इज, वो स्ट्रेटेजी जो हम बनाएंगे वो रिस्की है, वो इनफेक्टिव है, इम्पॉसिबल है, या जरूरी है? वो स्ट्रेटेजी, ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी है, और जरूरी है तो आपने दूसरा ऑप्शन चुन लिया। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। 90 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। देखो पैसे तो सिर्फ थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता भी है। मैंने हालांकि कोशिश करी थी कि मैं 100 तक पहुंच जाऊं, लेकिन टाइम हो गया और मैं 100 तक पहुंच नहीं पाया हूं। तो दो पैसेजेस हैं आपके सामने, ठीक है, दो पैसेजेस आपके सामने हैं, आपको मुझे लगता है सॉल्व करने हैं। और मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे लगता है कल मैं करा दूंगा। एक काम करता हूँ, है ना, क्योंकि पहले मैं तो करा ही दूंगा, दो दो चार कराने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो खैर फिर इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए सभी को बाय बाय।